नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस में आया बड़ा तूफान। हरीश रावत ने ट्वीट करके राहुल और सोनिया पर उठाए सवाल, कहा बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। यूपी में सपा नेताओं पर आयकर की बड़ी कार्रवाई। 800 करोड़ के घोटाले और टैक्स चोरी का खुलासा। अखिलेश तक पहुंच सकती है जांच की आंच। ऐश्वर्या राय पर ईडी की कार्रवाई से बौखलाए नवाब मलिक, बोले जया बच्चन पर हो रही दबाव बनाने की कोशिश, चुनाव की वजह से हुआ एक्शन। गोवा में ममता बनर्जी के सियासी दुश्मन बने केजरीवाल। टीएमसी पर साधा निशाना, बोले ममता बनर्जी उनकी रेस में कहीं नहीं। इमरान खान ने अपने मुल्क की करतूतों की खोली पोल, कहा अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने पैसों के लिए दिया यूएस का साथ। सबसे पहले बात कांग्रेस में आए बड़े भूचाल पर। हरीश रावत का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं और सियासी मैदान छोड़कर विश्राम करने तक के संकेत दे दिए हैं। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है ना अजीब सी बात, चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मकता भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। हरीश रावत के इस ट्वीट पर सियासत तेज हो गई है। डॉक्टर साहब, हरीश रावत ने इस तरीके का बयानबाजी जो की है वो कांग्रेस के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? कांग्रेस की नैया डूब रही है। इन्होंने तो कहा कि समुंदर तैरना है और नैया डूब रही है। जिनके आदेश पे जिस संगठन को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए वो नकारात्मक भूमिका में है। मतलब राहुल गांधी के जितने लोग हैं वहाँ उत्तराखंड में, वो उनकी टांग खींच रहे हैं। क्या हो रहा है इसे समझिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो नए सलाहकार हैं, उन लोगों ने ये समझा दिया है कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो उनको कांग्रेस पार्टी के जो जा चुके वोट बैंक्स हैं उसको वापस लाना है। वो वोट बैंक्स क्या थी जिसके आधार पे कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव जीतते आती थी? तो मुस्लिम वोटर्स थे, दलित थे, अपर कास्ट वोटर्स थे, और ये कॉम्बिनेशन इनको पूरे देश भर में सत्ता का सुख देता था। अब दलित चले गए हैं, मुसलमान तो वही वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। तो आप अगर सेकंड के रेस में आ गए, आप भारतीय जनता पार्टी के चैलेंजर अगर आप बन गए, तो मुस्लिम वोट तो और कहीं जाना नहीं है। अब इसलिए यहां जो कवायद चल रही है सबसे पहली कि भाई दलितों को कैसे आप आगे करें, दलितों को आप मुख्यमंत्री बनाना शुरू करेंगे तो आपके यहां आपके जो वोट बैंक जो है वापस आ जाएंगे और इस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन राजनीति तो कोई मैथमेटिक्स का जोड़ घटा गुना भाग होता नहीं है। राजनीति तो केमिस्ट्री की तरह मूव करती है। पता नहीं कौन सा केमिकल रिएक्शन कहाँ हो जाए तो रिएक्शन हो गया। राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे जितने हैं वो उत्तराखंड में, एक मिस्टर आर्या हैं, वो दलित लीडर हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं। हरीश रावत पहले मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड के सबसे टॉलेस्ट लीडर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को मिला के अगर उत्तराखंड के अंदर कोई सबसे वरिष्ठ और सबसे पॉपुलर लीडर आज की तारीख में कोई है तो वो हरीश रावत हैं। और उसका ही पत्ता साफ राहुल गांधी ने कर दिया तो वो ट्वीट कर बैठे कि भाई मेरी कोई सुन नहीं रहा। अरे भाई, राहुल गांधी ने मना कर दिया कि इनकी बात मत सुनना। तो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं यही काम इन्होंने किया कहां? पंजाब में। पंजाब में आपने अपने एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को हटा के आपने एक दलित चीफ मिनिस्टर बनाया। प्रधानमंत्री बनना है सबको, और इसलिए आप जो
रीजनल अलग अलग राज्यों में जो मजबूत लीडर हैं उनको आप काट रहे हो। तो मध्य प्रदेश में आपने देखा सिंधिया साहब चले गए, जतिन प्रसाद चले गए यूपी में, किसी तरीके से आपने पकड़ के रखा राजस्थान में, नहीं तो पायलट साहब की भी छुट्टी थी, पंजाब में कैप्टन साहब चले गए, और ये उत्तराखंड में जहां कांग्रेस पार्टी जीत की स्थिति में थी अपने लिए गड्ढा खोद चुकी है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर सपा नेताओं के फर्जीवाड़े पर। यूपी में अखिलेश के करीबी सपा नेताओं और उनके सहयोगियों पर आयकर छापों के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की छापेमारी में 800 करोड़ रुपए के घोटाले और टैक्स चोरी का पता चला है। छापे में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और उनके परिजनों के विदेशी टिकटों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। कुछ ऐसे अकाउंट के बारे में भी जानकारी मिली है जिसे डिलीट करने की कोशिश की गई, और सबसे अहम जानकारी जो मिली है वो है अखिलेश यादव के एक करीबी ने नोएडा में एक विवादित जमीन 92 लाख रुपए में खरीदी थी, जबकि बाजार में उसकी कीमत 40 करोड़ रुपए है। छापेमारी में जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उनमें जैनेंद्र यादव, राजीव राय, राहुल भसीन और जगत सिंह के नाम शामिल हैं। सर, अभी तक जो छापेमारी हुई थी उसमें 17,000 रुपए की बात सामने आ रही थी, लेकिन ये तो 800 करोड़ का घोटाला निकला है। अखिलेश तक जांच हो जाएगी लग रहा है। देखिए, जिस दिन छापेमारी शुरू हुई थी उस दिन भी हम लोगों ने पंचनामा में डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो मीडिया है दिल्ली में बैठी हुई, जो राजीव राय और समाजवादी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन की बातों को खबर के रूप में पेश कर रहे थे कि आईटी छापा में तो सिर्फ 17,000 रुपये मिले हैं, कुछ मिला नहीं। ये तंग करने की, ये दबाव डालने की, प्रेशर डालने की कोशिश है। आज न अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान आया, न मीडिया कुछ कह रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि मसला 800 करोड़ का है। सारे कागजात मिल गए, किस तरीके से शेल कंपनियां, इसकी ये जांच कलकत्ता भी पहुंच रहा है। वही बदनाम गली जहां अनिल देशमुख ने कंपनियां खोल रखी थी, शेल कंपनी, तो कलकत्ता में भी जांच चल रही है। यूपी का पैसा और जांच कलकत्ता में। अब आप समझिए किस हिसाब से इन लोगों ने लूट मचाया है। और इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट, ये सीबीआई इलेक्शन के पहले एक चुनावी माने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब कार्रवाई की जा रही है, तो क्या किया जाए? 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाए कि भाई चुनाव है, 3 महीना चुनाव और उसके पहले 3 महीने आप कोई एक्शन मत लेना। 6 महीने छुट्टी कर दी जाए सीबीआई की, 6 महीने छुट्टी कर दी जाए आईटी डिपार्टमेंट की, ईडी की, एनसीबी की, सब लोगों का डिपार्टमेंट जो है आप 6 महीने के लिए बंद कर दो। ये कोई मतलब है? बहुत मुश्किल हो जाएगा जवाब देना, क्योंकि जो सबूत वहां मिल रहे हैं उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर महाराष्ट्र की सियासत पर। ऐश्वर्या राय पर ईडी के शिकंजे के बाद जया बच्चन के समर्थन में नवाब मलिक कूद पड़े हैं। बौखलाए नवाब ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी की टाइमिंग ही सबसे बड़ा सवाल है। क्या जया बच्चन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? जिस तरह से वो संसद में बोल रही थी, हमें लगता है कि निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है ये मामला। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद पास हैं, इसीलिए जया बच्चन पर दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव सरकार की कुर्सी जाने की बात भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव को अपनी तबियत ठीक होने तक मुख्यमंत्री का पदभार किसी और को सौंप देना चाहिए। सर, नवाब मलिक क्यों ऐश्वर्या राय पर हुई कार्रवाई को लेकर इतना बौखला रहे हैं? अब यही दिन देखना बाकी रह गया था बिग बी को। सदी के महानायक, उनको अब समर्थन की जरूरत है किसकी? नवाब मलिक की। मैंने ऐसा एंटी क्लाइमेक्स तो हमने कभी देखा ही नहीं। नवाब मलिक सामने आ गए कूद के कि संसद में वो जो बयानबाजी कर रही हैं, इस वजह से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। भाई वो तो बहुरानी ईडी के दफ्तर में सवालों का जवाब दे रही थी, सासू माँ चिल्ला रही थी, क्यों, कौन रोक रहा है? हिंदुस्तान में बोलने पे पाबंदी थोड़ी है। नवाब मलिक खुद बोलते रहते हैं, रोज सवेरे सवेरे 10 बजे अपने टेबल के सामने आकर के बैठ जाते हैं, मीडिया दिखाती है। तो हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी तो सबको है। दिक्कत क्या है?
दिक्कत यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पूरा सिस्टम सड़ चुका है, जिसको जहां जो मन आता है वो कर रहा है, वसूली कांड चल रहा है। भैया आप देखिए, इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि वसूली कांड करने वाले, वसूली का धंधा करने वाले पुलिस वाले, वर्दी में वसूली चल रहा है, गुंडागर्दी, और किसके आदेश पे चल रहा है? कौन जेल में गया हुआ है? तो गृह मंत्री। तो गृह मंत्री जब ये सब काम बैठ के करवा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी वहां पे। लेकिन ये राजनीति का एक पहलू है। जया बच्चन एक राजनीतिज्ञ हैं, वो बात अलग है कि मोहल्ले कभी चुनाव नहीं जीत सकती, हमेशा राज्यसभा में ही जाती हैं। वो भी अमिताभ बच्चन के नाम से दोस्ती की वजह से मुलायम सिंह के बेटों ने इन्हें भेज रखा है। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है उसका मतलब यही है कि आप एन कैन प्रकारेण मोदी सरकार और सेंट्रल एजेंसीज को बदनाम करो। जब भी आपके खिलाफ कोई एक्शन होता है उसको आप कह दो कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा है, दबाव दिया जा रहा है, बदले की कार्रवाई है। बात बहुत ही सिंपल है। ऐश्वर्या राय के नाम से उनके डायरेक्टरशिप के अंदर वहां कंपनी थी या नहीं थी? सवाल बहुत ही सिंपल है। अमिताभ बच्चन के नाम से 4 कंपनियां वहां खुली या नहीं खुली? आप चोरों के मोहल्ले में धंधा करो तो लोग तो पूछेंगे ही कि आपकी मंशा क्या है, आप क्यों बहामास चले गए, आप क्यों ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पे आप वहाँ पे कंपनी खोल रहे हैं? वहाँ तो आपका कोई लेना देना है नहीं, वहाँ आपके तो कोई रिश्तेदार रहते नहीं है। तो वहाँ अगर कंपनी खुल रही है तो आपके ऊपर तो जांच होगी। आपको ये कह दे कि भाई आप सदी के महानायक हैं इसलिए आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, तो ये तो कुतर्क है। कानून तो देश में सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। तो एंग्री यंग मैन वो मुसीबत में है, तो एंग्री ओल्ड लेडी एक ब्रेव फ्रंट जो है संसद के अंदर दे रही है। लेकिन इन सब चीज़ से होना जाना नहीं है। नवाब मलिक कितना भी बयानबाजी करते रहें, ईडी के पास अगर सबूत होगा तो पनिशमेंट जरूर मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात केजरीवाल की। ममता बनर्जी के साथ कभी राजनीतिक मंचों पर दिखने वाले अरविंद केजरीवाल गोवा में उनके सियासी दुश्मन बन गए हैं। इस बार केजरीवाल ने टीएमसी पर ही बड़ा निशाना साधा और कहा कि 3 महीने पहले आई पार्टी रेस में कहीं नहीं है। मेरे हिसाब से टीएमसी सरकार के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है। वो पार्टी 3 महीने पहले गोवा में आई है। ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चलती है। डेमोक्रेसी के लिए आपको जनता के बीच काम करना पड़ता है। आपकी नजरों में टीएमसी ऊपर होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रेस में कहीं भी खड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल ने ममता को अपनी चुनावी रेस से ही बाहर कर दिया है। ऐसा क्या कमाल गोवा में कर रहे हैं केजरीवाल? वही सारे लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। मैं बार बार कह रहा हूं भाई 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है दिल्ली में, देयर इज नो वैकेंसी, लेकिन सबको प्रधानमंत्री बनना है। ममता बनर्जी ने डिक्लेयर कर दिया, और ये शातिर आदमी है इसलिए डिक्लेयर नहीं करेगा, लेट तक डिक्लेयर करेगा। भाई तुम गोवा किस लिए गए हो? गोवा किस लिए गए? भाई आम आदमी पार्टी को नेशनल स्वरूप देना है, इसलिए यही काम ममता बनर्जी भी कर रही है। ये सब एक राज्य की पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों में हाथ पैर मार रही हैं। ठीक है, अधिकार है उनका। तो जिस हिसाब से तुम वहां गए हो वही हिसाब से ममता बनर्जी भी गई है। तो तुम होते कौन हो ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठाने वाले? तो ममता बनर्जी के ऊपर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है, यही मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये जो विपक्षी एकता के बारे में जो बात कही जाती है कि मोदी के खिलाफ एक पूरा एक फ्रंट बनना चाहिए, वो फ्रंट ऐसा बनेगा कि सबके हाथ में छुरी होगी, जिसको जो मौका मिलेगा एक दूसरे को मारता रहेगा। गोवा में ममता बनर्जी के पीठ में छुरी भोंकेगा केजरीवाल, यूपी में कांग्रेस छुरी भोंकेगी समाजवादी पार्टी को, बिहार में कांग्रेस को छुरी भोंकेगा आरजेडी। सब जगह यही लड़ाई है, कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन एक बात कमाल का है, केजरीवाल जैसे मैं बार बार कहता हूं 5 सेंटेंस बोलेगा 3 झूठ होगा। अब कायदे से इन्होंने कह दिया 3 महीने की पार्टी, भाई 3 महीने से है वहां,
3 महीने पहले से है, वो उससे ज़्यादा समय से तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे काम कर रही है। दूसरी बात, 1% लोग जो हैं उनके साथ हैं गोवा में, सिर्फ 1% लोग ही उनके साथ हैं। भाई कहाँ से तुमने सर्वे कराया, किसने बता दिया, अपने घर में सर्वे करते हो क्या तुम? तो ये इस तरह की बातें राजनीतिक परस्पर कंपटीशन में तो चल सकती हैं, लेकिन एक बात भी समझने की है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई है। और जो अभी फिलहाल स्थिति है वो स्थिति यही बता रही है कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ की लोकल पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है, इसलिए कांग्रेस का पलड़ा अभी भारी नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान की बर्बादी पर। इमरान खान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के 20 सालों तक चले आतंक के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के पाकिस्तान के फैसले पर खेद जताया है और कहा कि ये खुद से किया गया घाव था और युद्ध में शामिल होना एक ऐसा निर्णय रहा है जो सिर्फ पैसों के लिए लिया गया, न कि लोगों की भलाई के लिए। इमरान ने दावा किया कि वो 2001 में युद्ध में शामिल होने का फैसला करने वाले लोगों के करीब थे। उस दौरान तत्कालीन सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने युद्ध में शामिल होने का फैसला लिया था। सर, ऐसा क्या हो गया है कि इमरान खान खुद ही पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं? देखिए, इमरान खान ये पाकिस्तान का केजरीवाल है, लंबी लंबी बातें करता है और उसकी गहराई और उसको एक्चुअल जमीन पे कुछ काम करने लायक नहीं रहता। अब ये क्या कहानी है, अब इसको समझ लीजिए। इसने मुस्लिम देशों का एक मीटिंग बुलाया जी। उसी समय हिंदुस्तान ने सेंट्रल एशियन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं 5, उसकी मीटिंग बुला ली। यहाँ विदेश मंत्री सारे आ गए और वहाँ किसी डिप्टी को भेज दिया, किसी अधिकारी को भेज दिया, तो वहाँ फ्लॉप हो गया। उसी दौरान इसने ये बयान दिया। क्या बयान है? बयान ये है कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जब अमेरिका की लड़ाई लड़ रही थी उसमें इसलिए शामिल हुआ क्योंकि पैसे के लिए चाहिए था। अरे भाई, भिखारी मुल्क हो, पैसे के लिए तो कुछ भी कर रहे हो। अभी किस लिए, अभी चाइना की जो आरती उतार रहे हो वो किस लिए उतार रहे हो? भाई सीपेक में पैसा मिलेगा इसलिए। भाई पैसे की वजह से ही तो तुम, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के सामने कथक करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये बात इस वक्त क्यों कहा गया? पाकिस्तान में लोगों को लगा, इमरान खान की सरकार और वहां की आर्मी ISI को लगा कि आप तालिबान को वहां पे स्थापित कर देंगे अफगानिस्तान में, तो वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। हुआ उल्टा। हुआ ये कि दुनिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया जी। ये खुद ये सब उछल कूद कर रहे थे कि जैसे ही सरकार वहां बन जाएगी, पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान। भाई अभी तक तुमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। आप जिस हिसाब से आपने तालिबान की मदद की और मदद के बाद आपने ये सोचा कि आपके पास कुछ शक्ति आ जाएगी, बार्गेनिंग पावर आपके पास आ जाएगा, वो तो नहीं रहा। अब हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से उल्टा। जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया, अब तालिबान ही कर रहा है कि भाई पाकिस्तान गद्दार है जी। तालिबान ने अभी तक धन्यवाद तक नहीं दिया, उल्टा काम किया। उस तालिबान के चक्कर में आपने अपने जेल में बंद ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP, उसके लोगों को आपने छोड़ भी दिया और ये जेल से बाहर जाते हैं, वो कहते कि भाई सीज फायर खत्म, अब पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे। क्यों हमला करेंगे? क्योंकि ये तालिबान जिसके लिए आपने ये सारा काम किया, और जो TTP जो पाकिस्तान, माने तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन बस नाम अलग अलग है क्योंकि ऑपरेशन की जगह अलग अलग है। अब ये दोनों कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में सरकार जो चल रही है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रही है, दुश्मन मुल्क है जी। तो ये वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वही इमरान की स्थिति है जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।